कंडक्ट इंपॉर्टेंट है, जो कंडक्ट वो पार्टी से एक दूसरे के खिलाफ मीट आउट कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को हमको बच्चे डिस्कस करना पड़ता है आंसर के अंदर, और जितना इलैबोरेटली हम डिफाइन करेंगे ना किसी कॉन्सेप्ट को, आप मुझसे पूछते रहते हो ना सर हाउ डू वी राइट द आंसर्स, कैसे एंश्योर करें कि हमको ज्यादा मार्क्स मिले, आप ऐसे एंश्योर करो, किसी भी पॉइंट को अच्छे से अच्छे तरीके से इलैबोरेट करने की कोशिश करो इन योर ओन वर्ड्स। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आंसर में ओरिजिनलिटी ना हो, और अगर बच्चे आपके आंसर में ओरिजिनलिटी है दैट मींस कि वो जो एग्जामिनर बाकी की 50 कॉपी चेक किया होगा उस दिन में, उसको आपकी कॉपी अलग लगेगी, और अलग लगने का मतलब समझ रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट द ब्राउनी पॉइंट्स। आपको उस हिसाब से वो अवार्ड भी करेगा मार्क्स को। यही बच्चे छोटी छोटी सी बात होती है, कोई ऐसा भगवान ब्रह्मा जी उतर के आते नहीं है जो बताते हो कि कैसे आंसर लिखते हैं। यही जो भी स्मार्ट बच्चा होता है, जिसको भी आप टॉपर बोलते हो या फिर एक ऐसा अच्छा बच्चा बोलते हो जो ज्यादा स्कोर करता है, वो यही कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है जो आप नहीं रखते हड़बड़ी की वजह से। दी ओनली कॉल, ऐसा नहीं आपको नहीं आता, ऐसा नहीं कि आपने मेहनत, आपकी दो आदतें आपको लेकर डूबती हैं। एक तो आपकी इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी इन द सेंस कि आप दिमाग में इतना हद तक चीजें घुसी हुई हैं कि मेरे को तो ऐसे ही करना है, उन्होंने भी ऐसे किया है, मेरे को भी ऐसे ही सिखाया, तो आप रोबोट की तरह आंसर लिखते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट जो आपको लेकर डूबता ही है, भले आपने कितनी भी मेहनत की हो। और दूसरा, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाने से आप बहुत डरते हो। खुद भी जब बारी आती है ना कि खुद से मैं कुछ अपने दिमाग की बात लिखूं, आपसे नहीं लिखी जाती। आपको ज्यादा भरोसा है उस किताब पे, उस नोट्स पे जो आप रट के आए हो, और अपने दिमाग को वहां पे ऐसा नहीं आप लिख नहीं सकते, यू कैन राइट इट बट यू डोंट, दैट इज द पॉइंट। आप सोचते हो कि जितना मैं रट के आई हूं यार उसको पहले लिख दूं ना, मेरे की तो होता रहेगा। ये दो गलतियां आपको फेल कराती हैं, और फिर आप सोचते रहते हो कि इतनी मेहनत करने के बाद मेरे मार्क्स क्यों नहीं है। तो यही गलतियां नहीं करनी है, और ऐसे कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो आप देखो जिस पैटर्न में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कभी भी कोई ऐसी चीज आती है तो उसमें मैं सफिशिएंट टाइम देता हूं कि कल को मेरा बच्चा तैयार रहे ऐसी सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। तो इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज द क्राइटेरिया, एक तो समर घोष वाला केस हमने पढ़ा लास्ट क्लास में। अब जो अगला केस है जो बहुत हेल्पफुल होगा आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इस केस का नाम है बच्चे नवीन कोहली और नीलू कोहली। और बच्चे जब भी इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को पढ़ते हैं ना, इट बिकम्स वेरी नेसेसरी, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, कि हमको डिस्टिंग्विश करना है नॉर्मल सिचुएशन से जो सेक्शन 13 के अंदर आ रही है, और म्यूचुअल कंसेंट से। हमको दिखाना है कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन की सिचुएशन ना ही म्यूचुअल कंसेंट वाली है और ना ही नॉर्मल है कि किसी एलिगेशन के आधार पर डाइवोर्स दिया जा रहा हो। इट इज समथिंग व्हिच द कोर्ट यहां पे इनिशिएटिव ले रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरियाज, कि उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसी शादी को कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए डिस्पाइट द फैक्ट कि किसकी गलती थी या नहीं थी। अपने आप में बच्चे बहुत यूनिक है, ठीक है। तो नवीन कोहली वर्सेस नीलू कोहली, ये 2006 का केस है बच्चे, सुप्रीम कोर्ट का। इसमें देखो, इसमें आप खुद जज करा करो, मैं जो छोटे मोटे फैक्ट्स डालता हूं ना बस इसी पर्पस के लिए डालता हूं कि आप उससे जज कर पाओ कि आप भी उसी नतीजे पे पहुंचते क्या जो कोर्ट पहुंचा है, और आप ये भी देख पाओ कि कोर्ट कैसे कैसे जज कर रहा है सिचुएशन को। जैसे समर घोष में मैंने आपको केवल एक इंस्टांस बताया जो सबसे भयंकर था, कि वो 16.5 साल से अलग रह रहे थे और उसका बाईपास सर्जरी हुआ, फिर भी उसकी वाइफ देखने नहीं आई, उसको फोन तक नहीं किया। तो आपको ऐसा आइडिया लगेगा कि हाउ डू वी जज इट कि कोई शादी खत्म हो चुकी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दोनों पार्टीज हैं, लड़ रही हैं एक दूसरे पे सब तरीके के एलिगेशंस लगा रही हैं, और अलग रह रही हैं एक दूसरे से 10 साल के लिए। तो एक तो बच्चे आप देख रहे हो, समर घोष को देखा हमने, अभी नवीन कोहली को देख रहे हैं, दोनों जगह टाइम को बड़ी महत्व दिया जा रहा है। वहां पे वो 16.5 साल से लग रहे थे, यहाँ पे भी लगभग 10 साल हो गए, एक डिकेड हो गया अलग रहते हुए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जरूरी नहीं है कि हर केस में ऐसा हो, इतना लंबा समय लैप्स होना ही चाहिए तभी मिलेगा, पर जहां पे है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो इसको आप अपने आंसर में इस बात को लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो बच्चे कोर्ट की अप्रोच क्या है, कोर्ट को बड़ा ध्यान से सुना करो, कोर्ट की भावनाओं को समझने की कोशिश करा करो। कोर्ट ने कहा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं सारी चीजों को देखते हुए, और ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हम आमतौर पर ऐसा ही नतीजे पे पहुंचना चाहते हैं कि कभी भी ऐसा लगे कि कोई भी शादी खत्म हो चुकी है, और खत्म होने का मतलब है इस हद तक खत्म हो चुकी है कि उसको ठीक करना या वापस उस स्थिति में लाना सही नहीं रहेगा, वो अनरियलिस्टिक होगा बहुत ही ज्यादा। तो ऐसी सिचुएशन में देखना बच्चे, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, ऐसी सिचुएशन में शादी को बनाए रखना समाज के लिए खतरनाक होगा। नॉर्मल अप्रोच क्या होती है क्या कोर्ट की, कि कोई भी शादी टूटे ना, डाइवोर्स आसानी से कोर्ट ऑफ लॉ देता नहीं है बच्चे। एक अप्रोच होती है ना कोर्ट की अपनी तरफ से, जब भी उसके पास डाइवोर्स पिटीशन आती है, कोर्ट की अपनी तरफ से अप्रोच होती है कि मेरे को डाइवोर्स देना नहीं है जब तक बेहद जरूरी ना हो। वो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज में बिलीव करते हैं, और ऐसा ही एचए में भी डिजाइन इसी तरीके से किया गया है। पर बच्चे कहां सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शादी बनाए रखने से अगर समाज का नुकसान होगा तो ऐसी शादी को हमको खत्म करना है। अब आप सभी सोचोगे कि शादी टूटने से तो नुकसान समझे सुने थे हम लोगों ने, कि बच्चों को परेशानी होती है, वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, परिवार टूट जाता है, पर शादी बने रहने से समाज का क्या नुकसान हो सकता है। देखो सबसे बड़ी बात जिसमें आप ये बात को रख सकते हो, अगर हम ऐसे लोगों को मजबूर करेंगे साथ में रहने के लिए, तो वो एक दूसरे के लिए खतरा है, फिजिकली भी मेंटली भी बच्चे, क्योंकि वो लड़ेंगे झगड़ेंगे, कभी गुस्से में कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, वो जज होगा जिसने उन्होंने फोर्स किया था साथ में रहने के लिए। दिस इज अ फैक्ट, ये तो उनकी पर्सनल उसके हो गई। अब वो जो बच्चे हैं उनके, उन पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे तो अच्छा होता है वो मम्मी के साथ होते हैं, पापा के साथ होते हैं, पर शांति से होते हैं, पर जो वो अपने माँ बाप को रोज लड़ते हुए देखेंगे, झगड़ते हुए देखेंगे, तो उन पे ज्यादा बुरा इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। इवन इन द सोसाइटी जिसमें ये लोग रहेंगे, उन पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा ऐसी सब चीजों का, ऐसी, क्योंकि वो भी देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। तो जब किसी चीज से बस नुकसान ही नुकसान होना है, तो उसके बनाए रखने का कोई लॉजिक तो समझ में आता नहीं है, केवल ऑन द बिलीफ की सैंक्टिटी रखनी है हमको मैरिज की। ऐसे आर्गुमेंट्स लिए जाते हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर बोला जाता है, बहुत ही तरीके से बोला जाता है कि हम हिंदू लॉ की मैरिज को मुस्लिम लॉ की मैरिज से या क्रिश्चियन लॉ की मैरिज से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम लॉ में तो जो मैरिज का स्टेटस है वो कॉन्ट्रेक्चुअल ज्यादा है, और क्रिश्चियन वाले जो लोग हैं वो थोड़ा सा एक लाइट अप्रोच लेते हैं टुवर्ड्स द मैरिज। अब वो कितना सच है कितना नहीं है वो मुझे नहीं पता, नॉट कमेंट ऑन दैट, बट ऐसे आर्गुमेंट्स आते हैं। और हिंदू लॉ के अंदर तो भैया मैरिज का मतलब इट इज समथिंग दैट हैज सैंक्टिटी, मतलब एकदम महान चीज है, भगवान से जुड़ी हुई चीज है, तो उसको नहीं खत्म करना चाहिए चाहे कुछ भी हो। नहीं, ऐसा नहीं है, सोच बदल रही है, सोच बदल रही है, और प्रैक्टिकल आधारों पर अगर लग रहा है कि शादी को खत्म करना सही रहेगा, तो कोर्ट खत्म कर रहा है। अब देखो कोर्ट ने आधार बताया, आपके सामने क्वेश्चन किया था कि क्या आधार है, कैसे पता चलेगा कि कोई भी शादी ब्रेकडाउन हुई है या नहीं। कंटिन्यूअस सेपरेशन, एक लगातार चलता आ रहा सेपरेशन, कंटिन्यूअस होना चाहिए, जरूरी नहीं है वो लंबा हो, 5 साल 10 साल 20 साल, जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर उसमें ब्रेक लग रहे हैं कि अब गुस्सा हो गए, 2 महीने अलग रहे, फिर वापस आ गए, फिर गुस्सा हो गए, फिर वापस आए, वो नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे उम्मीद है, वापस आता है ना तो मतलब उम्मीद है, तो नहीं ब्रेकडाउन हुई है। कंटिन्यूअस सेपरेशन होना चाहिए, चाहे वो छोटे से पीरियड का क्यों ना, कंटिन्यूअस होना चाहिए। और वो कंटिन्यूअस सेपरेशन ऐसे कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए कि उन दोनों का अलग अलग रहना ही ज्यादा बेहतर है साथ में रहने के मुकाबले। तो ऐसी जब सिचुएशन बनती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो जो शादी है ना, देखो कानूनी रूप से तो जब तक उनका डाइवोर्स नहीं होगा तब तक तो वो शादीशुदा है लीगली, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, इमोशनल पर्पसेस, वो शादी एक मजाक बन के रह गई है, फिक्शन बन के रह गई है। उसमें कुछ कंटेंट नहीं है, उसमें रियलिटी नहीं है। और जब किसी चीज में कंटेंट नहीं है, रियलिटी नहीं है, एक मजाक बन के रह गया है, तो उसको लीगली बना के रख के भी क्या करोगे आप। इट्स बेटर जस्ट एंड इट। वही कोर्ट ने यहाँ पे किया। कोर्ट ने सारी बातों को देख के समझा, जाना कि भाई शादी
नहीं चल पाएगी, नहीं हो पाएगा इन लोगों से, तो उन्होंने शादी खत्म कर दी। पर बच्चे एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जितने भी आर्गुमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, समर घोष में हमने पढ़ा, नवीन कोहली में हमने पढ़ा, कोर्ट ने बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज किया इस बात पे कि अगर कोई शादी फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस ब्रेक डाउन हो गई तो इट्स बेटर कि उसको तोड़ दो। समझ में आता है, मैं समझता हूँ उस बात को और मैं भी इस बात का सपोर्ट करता हूँ। बट मेरी बस एक चिंता है, वो चिंता कहां से आ रही है? वो चिंता यहां से आ रही है कि ये जो इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का ये जो डिस्क्रिशन कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है, उसमें बच्चे स्कोप है, किस बात का स्कोप है? मिस यूज का। उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, और जो भी डिनाई कर रहा है वो झूठ बोल रहा है अपने आप से। मिस यूज कैसे होगा? बच्चे जब हम किसी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स मांगते हैं तो लीगली वी आर एक्सपेक्टेड कि हम उस ग्राउंड को एस्टेब्लिश करें। डिजर्शन मांगा है तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। डिजर्शन मतलब जो सेक्शन 13 में डिजर्शन की रिक्वायरमेंट्स है कि 2 साल हो जाने चाहिए, वो आपको करना पड़ेगा। सेम विद क्रुएलिटी, सेम विद एवरी ग्राउंड, सबकी रिक्वायरमेंट्स आपको उनको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, उसके बिना आपको डाइवोर्स नहीं मिलता। ऐसे ही जब हम कंसेंट की बात करते हैं, वहां पे भी रिक्वायरमेंट्स है, दोनों लोगों की कंसेंट चाहिए, फिर वो 6 महीने वाला मोशन है, तो जब तक वो सेटिस्फाई नहीं करोगे तब तक डाइवोर्स नहीं मिलेगा। ये एक अकेला ऐसा आधार है इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का, जहां पे बच्चे इन रियलिटी लीगली, मतलब कोर्ट ने तो कई सारे बना दिए कि सेपरेशन होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि शादी खत्म हो गई है, बट लीगली अगर मैं स्टैट्यूट वाइज बात करूं तो हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो मतलब अगर कल को किसी कोर्ट ने इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन के आधार पर किसी को डाइवोर्स दे दिया तो उसको चैलेंज कैसे करोगे? क्योंकि कोई ऐसा तो आपके पास है ही नहीं कहने के लिए कि ये रिक्वायरमेंट थी और ये नहीं हुई। कोई हमारे पास मापदंड ही नहीं है, स्केल ही नहीं है, क्योंकि इन अ सेंस यहाँ पे कोर्ट अपनी डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज कर रहा है। अरे भाई वो किस परिस्थितियों को, किन सर्कमस्टांसेस को ब्रेकडाउन मानेगा या नहीं मानेगा, ये तो जज साहब भी डिसाइड करेंगे। स्टैट्यूट के अंदर तो लिखा नहीं है कि ऐसे करना है या वैसे करना है, ना ही पार्टीज का कुछ आता है। और जहां तक रही बात एलिगेशंस की, अब एलिगेशंस का तो बच्चे अलग अलग लेवल हो सकता है, कुछ नॉर्मल भी हो सकती है, कुछ थोड़ी हाई लेवल भी हो सकती है, कुछ बहुत हाई भी हो सकती है। पर किसको बहुत हाई बोलोगे वो तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में है ना। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? और ये ऐसा नहीं है हम तो केसेस पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हम तो केसेस पढ़ रहे हैं हाई कोर्ट के, पर ये फर्स्ट हैंड तो केस जाएंगे ना फैमिली कोर्ट के पास। तो फैमिली कोर्ट भी तो कर सकता है ऐसा, और फैमिली कोर्ट ऐसा कर पाएगा, मतलब सही जजमेंट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, तो उसको कैसे जज करोगे? उससे गलती हुई है या नहीं हुई है उसको कैसे जज करोगे? अब मानो एक ऐसा सर्कमस्टांस है, डिजर्शन के आधार पर डाइवोर्स मांगा था, डिजर्शन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, फिर भी डाइवोर्स दे दिया डिजर्शन के ग्राउंड पे, उसको चैलेंज कर सकते हैं ना कि उसने गलती की। पर यही अगर वो कहते कि मैं डाइवोर्स दे रहा हूं डिजर्शन के आधार पर नहीं बल्कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के आधार पर, उसको कैसे करोगे आप चैलेंज? क्योंकि हमको तो पता ही नहीं कि इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के लिए क्या चाहिए, वो तो पूरा सब्जेक्टिव है, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। और ऐसा हो सकता है कि अलग-अलग जजेस अलग-अलग व्यू होल्ड करते हो सकता है फैमिली कोर्ट को लगे कि वो सफिशिएंट है, हो सकता है अपीलेट कोर्ट को ना लगता हो। पर उसको करोगे कैसे, हटाओगे कैसे? ग्राउंड, अरे अपील में ग्राउंड लिखने पड़ते हैं ना, ग्राउंड्स ऑफ अपील, व्हाट वुड यू राइट इन दैट? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। जो भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने बोली हैं इन दो केसेस के अंदर, आई कंप्लीटली एग्री विद देम कि कोई फायदा नहीं है किसी भी लीगल एंटिटी को बनाए रखने का जब उसका पर्पस खत्म हो गया, इट इज बेटर कि वो लोग अलग हो जाए। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कि हमको स्टैट्यूट में वी नीड टू क्रिएट सर्टेन क्राइटेरियाज जो थोड़ी तो सर्टेनिटी लाएं इसके बारे में। जजमेंट के अंदर कुछ एक दो पॉइंटर्स लिखने से काम चल नहीं पाएगा, ठीक है? तो हो सकता है कि कभी-कभी गलत एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिप्शन हो जाए और शायद कोई ऐसी शादी जो उसमें उम्मीद थी वो खत्म कर दी जाए। तो हमको इन सारी बातों का ध्यान रखना है बहुत ध्यान से। तो जब भी आप कंक्लूड करोगे ना इरिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में, तो वहां पे एक पॉइंट ये लिख देना, इशू रेस कर देना, क्रिटिसिज्म टाइटल डाल देना, जो भी आपको सही लगे, कंक्लूडिंग रिमार्क्स डाल देना, और ये पॉइंट लिख देना, अच्छा पॉइंट है। अब देखो, अब ये जो केस है बच्चे, जो मैं अगला केस आपको पढ़ाने जा रहा हूं, मैंने आपको याद है कल मैं आपको मेंटल क्रुएलिटी पढ़ा रहा था, और मेंटल क्रुएलिटी के अंदर मैंने कंडक्ट को दो पार्ट्स में बांटा था। एक ऐसा कंडक्ट था जिसमें हमको अटेंटुएटिंग सर्कमस्टांसेस देखनी पड़ती हैं कि वो कंडक्ट किस बैकग्राउंड में किया गया था, और तभी हम जज कर पाते हैं कि वो कंडक्ट मेंटल क्रुएलिटी की डेफिनेशन में गिरना चाहिए या नहीं। पर दूसरी तरफ एक कंडक्ट था जो अपने आप में सफिशिएंट था, यू डोंट नीड टू लुक एट द सर्कमस्टांसेस, वो अपने आप में इतना भयानक था, अपने आप में इतना खतरनाक था कि उसका कोई एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकता, देयर इज नो डिफरेंस टू इट। यही वाला जो कंडक्ट है उसी का एक एग्जांपल है बच्चे, सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर। सुमन कपूर वर्सेस सुधीर कपूर बहुत ही काम आने वाला केस है ये, 2009 का है। इसकी बच्चे कहानी सुनना और खुद जज करना कि आपको क्या लग रहा है ये कौन से कंडक्ट की साइड में जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, वाइफ थी, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, ऑब्वियसली शादी हुई, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, थोड़ी बहुत अनबन चल रही थी हस्बैंड में वाइफ में, चलती रहती है, चल रही थी। और वाइफ लगातार लगातार अपने पति पति को अवॉइड करती थी, अपनी जिम्मेदारियों से भागती थी, कंज्यूमेशन से भागती थी, और बाकी जो भी एक मतलब जब भी हम शादी करते हैं या किसी भी रिश्ते में आते हैं तो हमारा एक आइडेंटिटी होता है इन दैट रिलेशनशिप, वाइफ का अपना होता है, हस्बैंड का अपना होता है। एज अ हस्बैंड उसकी कुछ राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटी होती है, वाइफ उसकी कुछ राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं। तो ये जो महिला है वो अपनी राइट्स और रिस्पांसिबिलिटीज को नहीं निभा रही थी, पर ये आम है, इसमें कुछ ऐसी बहुत बड़ी खराबी नहीं है कि एकदम से हम मान लें कि भैया डाइवोर्स दे दिया जाए। पर बच्चे खतरनाक बात क्या है जिसके आधार पर हमको जज करना है इस केस को, वो ये है कि ये जो वुमेन है ये प्रेग्नेंट हुई और इस वुमेन ने अपना एबॉर्शन करा लिया विदाउट इवन आस्किंग द हस्बैंड, अपने पति से बिना पूछे उसने एबॉर्शन करा लिया। अब इस फैक्ट को देखो इन इटसेल्फ, भाड़ में जाए सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस, इंडिपेंडेंटली देखो इसको, एबॉर्शन कराना बाय अ वाइफ विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, क्या ये ऐसा कंडक्ट है जो इन इटसेल्फ क्रुएलिटी का सर्टिफिकेट लेके घूमता है, या फिर हमको देखना चाहिए कि क्या सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस थी कि ये अबॉर्शन हुआ? आपको क्या लगता है, हमको सर्कमस्टांसेस देखनी चाहिए या नहीं? अगर देखनी चाहिए तो वाई टाइप करो, अगर नहीं तो एन टाइप करो। आप कैसे जज कर पा रहे हो? जल्दी से बच्चे फटाफट से, हमको देखनी है सर्कमस्टांसेस, यस, नहीं देखनी, नो। एबॉर्शन कराना विदाउट द कंसेंट ऑफ द हस्बैंड, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं कि हमको सर्कमस्टांसेस देखनी चाहिए, मतलब आप लोग उसको इस वाले कंडक्ट की डेफिनेशन में ला रहे हो जो इन इटसेल्फ सफिशिएंट नहीं है, जिसमें हमें देखना पड़ेगा व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट। पर आप जो भी बच्चे ने ये जवाब दिया, आपसे कोर्ट बहुत ज्यादा एग्री नहीं करता यहाँ पर, और कोर्ट का अपना एक लॉजिक है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। देखो हम भी जब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस पॉइंट को देख रहे हैं, हम दो पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। एक पर्सपेक्टिव उसमें ये है कि हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि वो वुमेन है, उसकी मर्जी है कि उसको बच्चा कब करना है, उसकी वो बॉडी, उसके राइट्स, राइट, ये सारे हमारे सामने आर्गुमेंट्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे दिमाग में आ रहा है कि वो जो बच्चा है, वो बच्चा हस्बैंड का भी तो है, उसका भी तो इक्वल राइट है, और ही आल्सो हैज द लिबर्टी टू डिसाइड। अब वो वुमेन अगर मैरिड नहीं होती, वो सिंगल वुमेन होती और फिर वो प्रेग्नेंट होती,
तो ज्यादा समझ में आता है कि उसकी बॉडी, उसके राइट्स, उसको टर्मिनेट कर सकती है अगर लीगली अलाउड है तो। बट आफ्टर एंटरिंग इनटू अ मैरिज, उसमें आप अगर कंसीव करते हो किसी चाइल्ड को और फिर एक यूनिलेटरल डिसीजन ले लेते हो टू टर्मिनेट इट, मुझे लगता है बच्चे ये एक ऐसा कंडक्ट है जो अपने आप में सक्षम होना चाहिए मेंटल क्रुएलिटी करने के लिए। यहां पे हमें देखना, परिस्थितियों को जानना, जानने को हम जान सकते हैं जब तक कोई एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज निकल के ना आ जाए कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करे पति नहीं जिसकी वजह से अबॉर्शन कराना पड़ा। जब तक ऐसा कुछ निकल के ना आ जाए, जब तक हस्बैंड की क्रिमिनलिटी ना निकल के आ जाए, तब तक वाइफ अपने बिहाफ पे या अपने लॉजिक या अपने रीजन की वजह से मुझे नहीं लगता कि वो इस कंडक्ट को कभी भी जस्टिफाई कर पाई थी। पर इतना ही नहीं, इस कोर्ट ऑफ लॉ ने एक और पॉइंट को लिया, क्योंकि जो वुमेन है उसने एक आर्गुमेंट को बार बार उठाया। अब बच्चे आजकल के समय की सबसे बड़ी परेशानी बोले या फिर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बोले, यही हो गया है। देखो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द इशू, और डोंट टेक थिंग्स टू बी प्री डिटरमाइंड, आप खुद अपने दिमाग से एनालाइज करो। आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी परेशानी क्या हो गई है, वो ये हो गई है, अब वुमेन है, लड़की है, शी इज एजुकेटेड, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, अपना अच्छा कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, और आउट ऑफ ऑल दिस ऑटोमेटिकली देयर कम्स अ सेंस ऑफ लिबर्टी कि भाई मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मेरी अपनी एक लाइफ है। वो बहुत, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी किसी में भी चले जाओ, लुक एट एनी गर्ल, आपको यही देखने को मिलेगा, यही सोचने समझने को मिलेगा। अगर आप 2 मिनट बात करोगे, रियलाइज दैट दिस इज द सेंस दैट दे आर गेटिंग, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। बट हाँ, दूसरी तरफ जब हम उसी लड़की को देखते हैं एज पार्ट ऑफ अ फैमिली, तो वहां पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफर हो जाती है। क्यों, ऐसा क्यों है और कौन गलत है कौन सही है, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि अब इस लड़की के द्वारा लिए गए फैसलों से किस किस पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो इंडिपेंडेंट है, वो कुछ भी करे, कोई खास फर्क नहीं पड़ता किसी को। बट वंस शी इज इनटू अ फैमिली, फॉर एग्जांपल दिस, तो वहां पे बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो आती है, हर एक रिश्ते में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है। अब हस्बैंड है फॉर एग्जांपल, अगर हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ना करे, तो ही वुड बी लायबल फॉर अ डाइवोर्स प्रोसीडिंग। छोड़ के चला जाता है पत्नी को तो डाइवोर्स फाइल होता है, मारता पीटता है तो डाइवोर्स फाइल होता है, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है पति होने की, डाइवोर्स फाइल होता है। फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ वुमेन क्या डिफरेंस है, क्या डिफर हो जाता है, डिफर हो जाती है बच्चे एक्सपेक्टेशंस। और वो जो एक्सपेक्टेशंस है, दे आर कमिंग आउट ऑफ समथिंग जो नेचुरल है, जैसे कंसीविंग अ चाइल्ड। अब ये चाइल्ड कंसीव करने में बहुत बड़ा डिबेट है आजकल के समय पे, हर दूसरी डाइवोर्स की पिटीशन में आप ऐसा इशू देख लोगे, और हो सकता है एग्जाम में आपके सामने ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आए जहां पे इस तरीके से प्रॉब्लम को दिखाएं कि वुमेन जो है वो बच्चा नहीं करना चाहती है और हस्बैंड जो है वो करना चाहता है, और उस ग्राउंड पे ऐसा कुछ पंगा हो रहा है। बड़ा कॉमन है, रोज आपको देखने, मेट्रोपॉलिटन में तो हर दूसरे घर में आपको देखने को मिल जाएगा। और दोनों में से कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है, क्योंकि हक भी दोनों का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की है। पर यहाँ पे बच्चे हमको एक ही बात समझनी है इस केस के अंदर, यहाँ पे जो लड़ाई का रीजन है वो ये नहीं है कि पति चाहता है कि पत्नी बच्चा करे और वो नहीं कर रही है। यहाँ पे बच्चा कंसीव हो चुका है, शी इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। इन दोनों सिचुएशंस में जमीन आसमान का फर्क है बच्चे, सुनने में बहुत सिमिलर साउंड करेंगे आपको। जब तक वो फैसला लेना या ना लेना था, वो दोनों का मिलकर फैसला होगा, और जब तक वो मैं एग्री नहीं करेगी कि उसको करना है या नहीं करना है, कोई फोर्स नहीं कर सकता उसको। एंड दैट इज वेरी ट्रू, और कभी भी इस ग्राउंड पे किसी को डाइवोर्स मिलते हुए मैंने नहीं देखा। पर यहाँ पे सिचुएशन वो नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन नेक्स्ट स्टेज की है। बच्चा कंसीव हो चुका था, शी वाज ऑलरेडी प्रेग्नेंट, देन शी अबॉर्टेड विदाउट द कंसेंट। अब आप जज करो, दोबारा से सोचो उन फैक्ट सर्कमस्टेंसेस को। बच्चे वो आईपीसी नहीं, लीगल अबॉर्शंस आर पॉसिबल। अगर आपने आईपीसी क्लास को मेरे को पढ़ा था, तो लीगल अबॉर्शंस के कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस मैंने आपको रीजंस बताए थे। इफ दैट इज फॉलोइंग इनटू ऑल दोस क्राइटेरिया, तो वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी उसकी लीगैलिटी इलीगैलिटी का क्वेश्चन नहीं है, अभी ये है कि उसने जो किया, प्रिज्यूमिंग कि सब कुछ लीगली किया, उसको हमें किस डेफिनेशन में रखना है। और इसी के साथ ये वुमन कहती है कि यार उसकी एक लाइफ है एंड शी हैज अ वे ऑफ लाइफ, अपने घर में वो उसी तरीके से रहती थी, नाउ शी इज मैरिड एंड शी वांट्स टू कंटिन्यू विद दैट लाइफ। मैं वैसे ही रहना चाहती हूँ, आजाद रहना चाहती हूँ, मैं नहीं पत्नी की तरह रहना चाहती, मैं नहीं वो सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहती जो पत्नी की है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पति जिम्मेदारियों को निभा रहा है या नहीं। और वेरी इंपॉर्टेंट, उसने एक बात कही जो कोर्ट को भी छू गई। उसने कहा कि मैं पति की दुश्मन नहीं हूँ, मेरे को इस पति से कोई परेशानी नहीं है, मैं तो कहती हूँ ये पति मेरा बहुत अच्छा है एंड आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस पर्सन, मैं इसको जानबूझ के परेशान नहीं कर रही, पर मैं जो भी कुछ कर रही हूँ उससे इसे परेशानी हो रही है। समझ रहे हो दोनों पिक्चर में, एक होता है परेशान करना, एक होता है परेशान होना बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडक्ट। जरूरी नहीं है कि वो जो जिस वजह से परेशान हो रहे हो वो बंदा जानबूझ के आपको परेशान कर रहा हो। तो यहाँ पे वुमेन ने इंटेंशन वाली बात उठाई, दैट शी हैड नो इंटेंट उसको मेंटल क्रुएलिटी पहुंचाने की। उसने कहा मैंने अबॉर्शन इसलिए कराया बिकॉज़ अगर मैं पूछती तो इकरार करने नहीं देता, तो फॉर दैट रीजन। और जो भी ये बाकी की बातें बता रहा है मेरे पे, हाँ वो सच है, बट मैं जानबूझ के नहीं कर रही, मैं नहीं करना चाहती। तो कैसे रिस्पॉन्ड करोगे इसको? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब भी हम ऐसी किसी सिचुएशन को देखते हैं, खासकर क्रुएलिटी, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये आपको बिल्कुल दिमाग में चिपकाना है अपने। मैं क्रुएलिटी के ग्राउंड की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं। कोर्ट कह रहा है कि जब भी हम किसी केस में डाइवोर्स की पिटीशन को सुनते हैं क्रुएलिटी के आधार पर, यहां पे इंटेंशन मैटर नहीं करती है, इंटेंशन डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द नेचर ऑफ कंडक्ट। नेचर ऑफ कंडक्ट लिख लेना बच्चे, नेचर ऑफ कंडक्ट। अगर वो नेचर ऑफ कंडक्ट ऐसा है जो दूसरे स्पाउस को मेंटल क्रुएलिटी दे रहा है, तो उसका कोई ये डिफेंस नहीं हो सकता कि मैंने वो जानबूझ के नहीं किया। पर वही जो बाकी के ग्राउंड से, आज मैं आपको डिजर्शन पे भी केस पढ़ाऊंगा, जैसे डिजर्शन का ग्राउंड, इन डिजर्शन इंटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि कोई भी डिजर्शन डिजर्शन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक छोड़ने वाले व्यक्ति ने इंटेंशनली नहीं छोड़ा हो डिजर्ट करने के पर्पस से। पर क्रुएलिटी में ऐसा नहीं है, क्रुएलिटी में व्हाट मैटर्स इज द नेचर ऑफ द कंडक्ट, नॉट द इंटेंशन। तो इंटेंशन का होना या ना होना डजंट मेक मच डिफरेंस। तो यहां पे जब ये वुमेन कह रही है कि उसने डेलिबरेट एक्ट्स नहीं किए, जानबूझ के इल ट्रीटमेंट नहीं किया, दैट इज हर वे ऑफ लाइफ, तो वो कोई डिफेंस नहीं है, और कोर्ट ने डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। अब बच्चे दो बातें हमने सीखी इस केस के अंदर, बहुत महत्वपूर्ण बातें सीखी इस केस के अंदर। अब उसको हमें यूज कैसे करना है, दिस इज हाउ वी नीड टू लर्न। अब हमको दो पॉइंटर्स बता गया कोर्ट को, क्रुएलिटी में अभी तक हमने इंटेंशन की बात को नहीं देखा था, दिस इज हाउ केसेस आर डिफरेंट एंड इंपॉर्टेंट। उसने मेरे को ये बता दिया कि क्रुएलिटी हमको इंटेंशन की जरूरत नहीं है, तो कभी भी हमारे सामने किसी क्वेश्चन में ऐसा डिफेंस देखने को मिले कि वहां पे एब्सेंस ऑफ इंटेंशन, इट डजंट मैटर, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अगर ना भी मिले तो अपनी तरफ से इस पॉइंट को लेके आना, क्योंकि कोई बच्चा लेके नहीं आएगा,
कोई नहीं लिख के आएगा, आपको लिख के आना है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज द कंडक्ट। कंडक्ट का नेचर क्या है, दैट डिटरमाइंस। और कंडक्ट की जब बात बोलता हूं, मैंने आपको बताया दो क्राइटेरियाज हैं, कंडक्ट इन इटसेल्फ एंड कंडक्ट अलोंग विद सर्कमस्टेंसेस। दोनों के आधार पर, जैसी सिचुएशन हो जैसी सर्कमस्टेंसेस। देखो डिसीजन तो वो भी सब्जेक्टिव ही है कि जैसा आप उसको यहां रखेंगे या वहां रखेंगे, जैसे आप लोगों में, मेरे में, या आप लोगों में आपस में भी डिफरेंस हो गया उस चीज के बारे में कि उसको इस साइड जाना चाहिए या इस साइड जाना चाहिए है, तो वो सब्जेक्टिव, कोई भी एब्सोल्युटली करेक्ट नहीं है, बट आधार वही है उसको जज करने का। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बता दो कि आप लोगों को समझ में आई है सारी बातें जो मैंने आपको बताई इस केस के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों को। अब ऑल क्लियर? यस बोलेंगे बच्चे चैट बॉक्स में, वाई टाइप करेंगे, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई बात अटके तो नहीं रहेगी दिमाग में। इसको यूज जरूर करना बच्चे, यहाँ पे जो भी मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, उनको आप ऐसी जगह पे लिखो कि एग्जाम से पहले उसको पढ़ के जाओ। ठीक है, यही आपका सिलेक्शन कराएंगे। आप सब लोग अपने आप में सक्षम हो लाइन के पास जाने के, उतना मैं करा रहा हूँ आपको मेन कोर्स के अंदर, लाइन के बहुत करीब ले जाएगा वो आपको, जंप करना लाइन को इन सारे पॉइंट से, ये सारा एडिशन जो आपको अलग करेगा बाकी सभी लोगों से। अब ये जो बच्चे पीवी बैगरमन वाला तो केस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, इसमें कुछ ऐसा खास भी नहीं था, हमने आपको पढ़ाया था सिचुएशन। यहाँ पे हमने यही देखा था कि कोई भी जो मैरिज है, जो चाइल्ड मैरिज है, उसका क्या नेचर होना चाहिए, ऑन व्हाट बेसिस शुड बी डिसाइडेड, हमको उसको वैलिड रखना चाहिए, वॉइड रखना चाहिए। और मैंने आपको अच्छे आर्गुमेंट्स बताए थे कि अगर इस मैरिज को वॉइड करेंगे तो उस महिला का, जिस बेचारी की चाइल्ड मैरिज हुई है, उसका ज्यादा नुकसान होगा। तो बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लिया है हमारी पार्लियामेंट ने कि उसको इलीगल तो डिक्लेयर किया है, उसको पनिशेबल भी बनाया है, बट एट द सेम टाइम शादी को वैलिड रहने दिया है। ठीक है, तो वो हम पहले से पढ़ चुके हैं, एक बार अगर दोबारा रिपीट करना चाहो तो क्लास 1 की वीडियो को आप देख लेना दोबारा। अब देखो बच्चे अगला केस। अब ये जो अगला केस है इसका नाम है बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, और ये 1957 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मैं पहले बता दे रहा हूं आपको। बच्चे आप ये मान के चलो, आपको जो केसेस पढ़ाए जा रहे हैं इन सेशंस के अंदर, दे आर दी क्रीम, और जो पॉइंटर्स भी बताए जा रहे हैं, वैसे तो केसेस बड़े बड़े हैं, जो पॉइंटर्स भी बताए जा रहे हैं वो क्रीम की क्रीम है। ठीक है, तो उस पे तो आपको ऐसा करना ही नहीं है कि मैं ये छोड़ दूं या ये कर दूं, ये पहले से ही क्यूरेटेड है हर चीज। मेरे को एक सेकंड दो, मैं बच्चे पानी पी लेता हूं। चलिए, तो बिपिन चंद्र वर्सेस प्रभावती, यहाँ पे क्या हुआ देखना बच्चे, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस बहुत यूनिक है, बहुत अलग है। यहाँ पे जो हस्बैंड है वो इंग्लैंड चला गया बिजनेस के पर्पसेस के लिए। जब उसे वापस आया तो उसे पता चला कि उसके पीछे उसकी वाइफ ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया उसके दोस्त के साथ, उसके खुद ही दोस्त के साथ, और वो मतलब वही मतलब फिजिकल रिलेशन तक हो गया। वही आप कौन सी मूवी थी अक्षय कुमार वाली, उससे लगा लो। ठीक है, तो जब उसने अपनी वाइफ से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो गुस्सा होकर अपने घर चली गई, अपने पेरेंट्स के घर चली गई। और वो अपने पेरेंट्स के घर गई थी एक पर्पस के लिए, उसके किसी रिलेटिव की शादी थी, उस शादी को अटेंड करने की। ध्यान से देखना बच्चे, एक फैक्ट को मजाक मत समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं पूछूंगा। तो वो क्यों गई थी अपने घर, पूछा तो उसने सवाल था कि तुमने ऐसा क्यों किया, पर वो घर चली गई, पर घर गई थी वो शादी अटेंड करने के लिए। फिर आगे ऐसा बोला जा रहा है कि वो वापस आई नहीं अपने पति के साथ रहने के लिए। आगे चल के पति को पता चला कि वो वापस आने की प्लानिंग कर रही है, तो उसने वाइफ के पिता को चिट्ठी लिखी और उसमें बोल दिया कि अपनी बेटी को बिल्कुल भेजने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, बात खत्म। अब ये जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए, इसको मत पढ़ना बच्चे, चीटिंग मत करना अपने साथ बोलता हूँ क्योंकि अपने साथ ही कर रहे हो आप। अब ये जो फैक्ट्स बताए मैंने आपको यहाँ तक, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पर वाइफ ने डिजर्ट किया है हस्बैंड को या नहीं, तो आपका क्या जवाब होगा? अगर आपको लगता है कि वाइफ ने हस्बैंड को डिजर्ट किया है तो वाई टाइप करें, और अगर आपको लगता है कि नहीं किया है तो एन टाइप करें। सभी लोग एक एक बच्चा, आई एम वेटिंग फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो पार्टिसिपेंट में मुझे दिख रहा है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर सेइंग कि ये डिसर्टेशन है, डिसर्शन है, मैं डिसर्टेशन डिसर्शन है। फिर से मैं रिपीट करता हूं फैक्ट्स को। डिसर्शन का भूल तो नहीं है, डिसर्शन का मतलब क्या होता है? डिसर्शन का मतलब छोड़ के चले जाना, मैं बताता हूं कानून। A party has deserted the petitioner for a continuous period of not less than 2 years immediately preceding the presentation of the petition. ये रिक्वायरमेंट है कि अगर डिजर्शन के आधार पर अगर आपको डाइवोर्स चाहिए तो इट इज नेसेसरी कि जो आपका स्पाउस है उसको आपको छोड़ के चले जाना चाहिए, और उस बात को 2 साल से ज्यादा हो जाना चाहिए। और वो 2 साल कब से हम काउंट करेंगे? जिस दिन आप पिटीशन फाइल कर रहे हो उससे पीछे देखेंगे 2 साल हो गए हैं या नहीं हो गए हैं। ठीक है, और डिजर्शन का मतलब क्या है? डिजर्शन का मतलब है जब एक स्पाउस दूसरे स्पाउस को छोड़ के चला जाता है विद नो जस्टिफाइड कॉज और रीजन, मतलब बेवजह। व्हेन अ स्पाउस लीव्स द अदर विद नो जस्टिफाइड कॉज और रीजन, वो डिजर्शन कहलाता है। और रिक्वायरमेंट क्या है? 2 साल का डिजर्शन चाहिए डाइवोर्स पाने के लिए। पर अभी तो हम पहले सवाल पे हैं कि ये डिजर्शन है या नहीं। हस्बैंड का इंग्लैंड में होना, उसके पीठ के पीछे उसकी वाइफ का उसके फ्रेंड के साथ मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलना, सेक्सुअल इंटरकोर्स का होना, हस्बैंड का वापस आना, उसका एक्सप्लेनेशन मानना, वाइफ का मैरिज अटेंड करने के लिए घर चले जाना, अपने अपने घर चले जाना, उसके बाद वापस आना फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फिर उसके बाद वापस आना आना पर हस्बैंड का ये लिख देना कि आप उसके पिता को, मतलब अपने ससुर जी को, इसको भेजने की जरूरत नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज कि वाइफ ने हस्बैंड को डिजर्ट किया या नहीं? कोई ऐसा बच्चा है जो अपना आंसर बदलना चाहता है? डिजर्शन, डिजर्शन मींस लीविंग द स्पाउस विदाउट एनी जस्टिफाइड कॉज एंड रीजन। क्या यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वाइफ छोड़ के गई हस्बैंड को? सोचो, एनालाइज करो, ऐसे करना पड़ेगा। सोचो, वाइफ ने छोड़ा हस्बैंड को, सबसे पहली बार जब वो छोड़ के गई, जब उसे एक्सप्लेनेशन मांगा गया, उसके पास रीजन था क्योंकि वो शादी अटेंड करने जा रही थी, समझ में आता है। पर जब वो बहुत लंबे समय तक वापस नहीं आई, ये डिजर्शन हो सकता था, हो सकता था। पर फिर उसने आने की इंटेंट दिखाई, शी वांटेड टू कम बैक, तो अगर वो डिजर्शन था भी तो वापस आ जाती तो खत्म हो जाता। तो कंटिन्यूस डिजर्शन चाहिए 2 साल का पिटीशन फाइल करने से पहले। पर वो वापस आ रही थी, वो वापस ना आए इसलिए हस्बैंड ने चिट्ठी लिखी, और हस्बैंड की चिट्ठी लिखने की वजह से वाइफ नहीं आई, तो ये वाइफ की गलती, हस्बैंड की गलती? तो इज इट द डिजर्शन ऑफ वाइफ और द हस्बैंड? ये भी सोचने वाली बात है। वो जो चिट्ठी के बाद की जो परिस्थिति है, वो वाइफ के बिहाफ पे डिजर्शन कहलाया जा सकता है, वो तो आ रही थी वापस। अरे उसने कुछ भी किया हो, उसका कोई लेना देना नहीं है डिजर्शन की बात से, क्योंकि उसने एडल्ट्री के आधार पर पिटीशन फाइल नहीं किया। एडल्ट्री के आधार पर फाइल करता तो हम देखते कि उसने किया सेक्स नहीं किया, उसने किया डिजर्शन के आधार पर। और डिजर्शन की रिक्वायरमेंट क्या? कंटीन्यूअस डिजर्शन। और डिजर्शन का मतलब क्या है? लिविंग दिस पास्ट विद नो जस्टिफाइड कॉज और रीजन। यहाँ पे तो कॉज है, रीजन है, क्योंकि उसने खुद बोला है कि तुम वापस मत आओ। तो पहले जब गई थी तब शादी का था, बीच में थोड़ी सी उम्मीद बनी थी, जब वो लंबे समय तक वापस नहीं आई। तो ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसमें आपको सबसे पहले जज करना पड़ता है बच्चे
कि वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस उस पर्टिकुलर ग्राउंड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर भी रहे हैं या नहीं। तो कोर्ट ने यहां पे समझाने की कोशिश की कि डिजर्शन का मतलब होता क्या है। डिजर्शन का मतलब कोर्ट ने कहा कि डिजर्शन में एक फीचर है, देखो एक पति पत्नी को 1000 बार छोड़ता है, छोड़ता है इन द सेंस मतलब छोड़ के जाता है, कभी ऑफिस जाता है, कभी अमेरिका जाता है, कभी इंग्लैंड जाता है। ऐसी पत्नी भी हस्बैंड को कई बार छोड़ के जाती है, वो कभी मायके जाती है, कभी किटी पार्टी में जाती है, कभी ऑफिस जाती है, कभी कहीं जाती है। हर छोड़ना तो डिजर्शन नहीं होता है। मानो कोई वाइफ है, उसके डैड की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तो अपने मायके चली गई और डैड की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वहीं रुक गई और उस बात को मानो 2 साल हो गए, कंप्लीट 2 इयर्स हो गए, वो आई नहीं पाई वापस। ये डिजर्शन नहीं है, भले वो छोड़ के चली गई है, बट इट इज नॉट डिजर्शन। क्योंकि डिजर्शन के लिए जैसे मैंने बताया, तो जस्टिफाइड कॉज नहीं होना चाहिए। और कॉज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो छोड़ के जा रहा है उसके दिमाग में इंटेंशन होनी चाहिए। यही बात मैंने इस केस को उसके बाद तुरंत इसीलिए डाला, क्योंकि अभी मैंने आपको क्रुएलिटी के कॉन्टेक्स्ट में इंटेंशन के बारे में बताया कि इंटेंशन से फर्क नहीं पड़ता, पर यहां फर्क पड़ता है, इंटेंशन मैटर्स। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्यों छोड़ के जा रहा है, किस इंटेंशन के साथ, किस आशय के साथ छोड़ के जा रहा है, दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल। केवल छोड़ के जाना इज नॉट सफिशिएंट। जैसे क्रुएलिटी में कंडक्ट इन इटसेल्फ सफिशिएंट हो सकता है अगर वो खतरनाक है, पर डिजर्शन में छोड़ना अपने आप में सफिशिएंट नहीं हो सकता। यहां पे आपको ये दिखानी पड़ेगी कि आज जो बंदा आपको छोड़ के गया है वो इस इंटेंशन के साथ गया है कि वो वापस नहीं आएगा। परमानेंट फोर्सिंग, हमेशा के लिए छोड़ना, ये जरूरी है। अब हमेशा के लिए छोड़ना कभी फैक्ट्स के आधार पर तो बच्चे देखा नहीं जा सकता। हमेशा के लिए तो मतलब हो गया जब तक मरेगी नहीं, तो जब तक वो मर नहीं जाती तब तक तो हम जज नहीं कर पाएंगे ना कि उसे हमेशा के लिए छोड़ा था या नहीं। तो रियल फैक्ट्स के बेसिस पे ये परमानेंट फोर्सिंग तो हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि परमानेंट तो उसकी डेथ तक चलेगी, तो हम वेट तो नहीं करेंगे ना कि वो मरे तब हम देखेंगे उसने परमानेंट फोर्सिंग की थी या नहीं। तो हमें देखना पड़ता है उसकी इंटेंशंस, कि वो जब छोड़ के गई हमारे इस एग्जांपल में, उसके दिमाग में क्या इंटेंशन थी। क्या वो गुस्सा होकर अपने मायके जा रही थी, या फिर वो इस विचार के साथ जा रही थी कि वो वापस नहीं आएगी कभी। इफ शी हैड दिस इंटेंशन कि मैं जा रही हूं फॉर ऑल टाइम्स, भले ही हो सकता है वो वापस आ जाए। ये बड़ा टिपिकल है बच्चे, कोशिश करना समझने की। ठीक है, मैं छुट्टी कर दूंगा इस केस के बाद, पर इस केस को समझ लेना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है डिजर्शन। इंटेंशन होनी चाहिए छोड़ते वक्त, ये हमेशा के लिए छोड़ के जा रही, भले ही कल को वो लौट के आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, और ऐसा मत सोचना कि मैं केवल वाइफ का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, मैं वाइफ का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो केस पढ़ रहा है उसमें वाइफ के बारे में ऐसा हो रहा है। ये दोनों पे इक्वली अप्लाई होता है। मानो बच्चे एक वाइफ है, ये वाइफ 1 जनवरी 2021 को घर से छोड़ के गई, घर छोड़ के चली गई विद इंटेंशंस की मैं परमानेंटली छोड़ के जा रही हूं। ये सोच के गई, गुस्सा आ गया उसको बहुत ज्यादा, एंड शी डिसाइडेड कि मेरे को नहीं रहना, और वो हमेशा के लिए छोड़ के आ गई। पर ये 5-6 महीने जब गई, इसका मन लगा नहीं, इसको याद आने लगी, और ये वापस आ गई। और मानो ये वापस आ गई 1 जनवरी 2022 को घर पे वापस। ये डिजर्शन था, यस। क्या इसके आधार पर डाइवोर्स लिया जा सकता है? नो। ये डिजर्शन था, यस। क्यों? क्योंकि जितना भी था उस समय उसने इस इंटेंशन के साथ किया था कि वो परमानेंट फोर्स कर रही है, इसलिए वो डिजर्शन था लीगली। फिर डाइवोर्स क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि डाइवोर्स के लिए पेटिशन फाइल करने से जस्ट पहले यू नीड 2 इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस डिजर्शन, जो यहाँ पे नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है। एक ही साल के लिए छोड़ के गई। मानो ये 1 जनवरी 2021 को छोड़ के गई थी इस इंटेंशन के साथ, और ये वापस ना आती 1 जनवरी 2023 तक, और हस्बैंड भागा भागा पेटिशन लेके जाता कोर्ट के सामने डिजर्शन के आधार पर कि 2 साल पूरे हो गए, फिर डाइवोर्स मिल जाता। फिर डाइवोर्स मिल जाता, फिर चाहे पेटिशन फाइल करने के बाद दोबारा आ भी जाती हो जबरदस्ती वाले, पर रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती। और मानो 1 जनवरी 2023 से एक दिन पहले भी आ जाती, मानो 31/12/22 को आ जाती न्यू ईयर बनाने, घर वापस। न्यू ईयर बनाने मतलब वापस हमेशा के लिए वापस आ जाती, तो फिर नहीं। तो डिजर्शन का होना या ना होना इज अ डिफरेंट थिंग, और डिजर्शन के आधार पर डाइवोर्स मिलना या ना मिलना इज अ डिफरेंट थिंग। डिजर्शन होना या ना होना किस बात पे डिपेंड करता है? उस व्यक्ति की इंटेंशंस पे जो छोड़ के जा रहा है। अगर वो परमानेंट फोर्स सेकिंग की है तो वो डिजर्शन है, और 1 महीने का भी डिजर्शन हो सकता है, 15 दिन का भी हो सकता है। पर डिजर्शन एज ए ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स तभी बनेगा जब सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी, दैट इज 2 इयर्स ऑफ कंटीन्यूअस डिजर्शन। कंटीन्यूअस होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। और डिजर्शन को खत्म भी केवल आने से नहीं किया जा सकता कि वो आ गई घर में उसने पैर रख दिया तो डिजर्शन खत्म हो गया, नहीं। उसका वापस आना विद इंटेंशन की वो अब साथ में रहेगी, वो डिजर्शन को ब्रेक करता है। अब वो घर आई थी अपना सामान लेने, या घर आई थी अपने बच्चों से मिलने, वो डिजर्शन को ब्रेक नहीं करेगा। उसका घर आना टू टेक ओवर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बीइंग अ वाइफ वापस से, वो डिजर्शन को खत्म करेगा। द 2 इयर्स ऑफ कंटीन्यूअस डिजर्शन यू नीड फॉर द डाइवोर्स। और डिजर्शन के कांसेप्ट के लिए बस इतना सा चाहिए, क्या चाहिए? कि देयर शुड बी इंटेंशन ऑफ परमानेंट फोर्स, हमेशा छोड़ के जाने के लिए, और उसके पीछे कभी रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए। अगर पीछे छोड़ के जाने की वजह है, भले वो इस इंटेंशन के साथ छोड़ के जा रही है कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, पर उसके पीछे वजह है, हस्बैंड उसको रोज मारता है, उसको अब्यूज करता है, तो वो डिजर्शन नहीं है। तो वो डिजर्शन नहीं है। तो कोई भी रीजनेबल कॉज नहीं होनी चाहिए, और कभी भी दूसरी पार्टी की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वाइफ है, उसके हस्बैंड की, उसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो उसका टेक केयर कर रही है, अगर इसमें उसके पति की हामी है तो वो डिजर्शन नहीं कहलाया जा सकता, भले 2 साल हो जाए, भले 5 साल हो जाए। तो कोई रीजनेबल कॉज नहीं होना चाहिए, और हस्बैंड की मतलब जो स्पाउस है आपका, जिसको आप छोड़ के जा रहे हो, उसकी कंसेंट नहीं होना चाहिए। अब 2 लोगों ने, आजकल मॉडर्निटी आ गई ना, ऐसी ऐसी पिक्चरें भी आने लगी हैं, तो मॉडर्निटी के मारे लोगों ने क्या किया, शादी हुई उनकी, अब उनको नहीं रहा जा रहा उनसे, उनको आदत है अपनी फ्री लाइफ जीने की, तो डिसाइडेड बिटवीन देमसेल्व्स कि यार अलग अलग रहते हैं, घर वालों को नहीं बताएंगे, ऐसी पिक्चरें भी आती है ना, ये अलग अलग रहेंगे, अपनी लाइफ जिएंगे। तो ये डिजर्शन नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे की कंसेंट के साथ कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। वहां पे मारा पिटाई कुछ नहीं हुई, देयर इज नो रीजनेबल कॉज, बट देयर इज कंसेंट। तो कंसेंट का होना आपके स्पाउस का, या कोई रीजनेबल कॉज होना, वो डिजर्शन को डिजर्शन नहीं होने देता, डिस्पाइट द फैक्ट कि परमानेंट फोर्सिंग का सिचुएशन है। वो ये जो मॉडल लोग छोड़ के जा रहे हैं, वो इस इंटेंशन के साथ छोड़ के आ रहे हैं कि कभी साथ में नहीं रहेंगे, पर क्योंकि कंसेंट इन्वॉल्व है, देयर इज नो डिजर्शन। तो डिजर्शन में इंटेंशन भी होनी चाहिए, साथ साथ कोई रीजनेबल कॉज भी नहीं होना चाहिए, और स्पाउस की कंसेंट, और स्पाउस की कंसेंट मैटर करती है बस, और किसी की कंसेंट नहीं, स्पाउस की। और काफी कोर्टों ने रीजनेबल कॉज को भी ऐसे ही इंटरप्रेट किया कि रीजनेबल कॉज वो भी स्पाउस से ही आनी चाहिए, मतलब स्पाउस ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से वो छोड़ के जा रही है, कि भाई स्पाउस का घर अच्छी लोकेलिटी में नहीं है इसलिए वो घर छोड़ के जा रही है, तो हो सकता है उसको रीजनेबल कॉज लग रही हो सकता है हो भी ना हो अच्छी लोकेलिटी में, पर वो डिजर्शन के लिए डिजर्शन को खत्म नहीं करेगी, वो डिजर्शन नहीं कहलाएगा।
क्योंकि वो रीजनेबल कॉज स्पाउस से नहीं आ रही, हो सकता है उसकी नौकरी हो यार, उसकी मजबूरी, वो उतना ही अफोर्ड कर सकता है। सो दैट इज नॉट द रीजनेबल कॉज। मेरा पति मेरे को हर मैरिज एनिवर्सरी पे सोना नहीं दिलाता, दिस इज नॉट अ रीजनेबल कॉज। तो कॉज भी होनी चाहिए, रीजनेबल भी होनी चाहिए, और स्पाउस से आनी चाहिए। कॉज भी होनी चाहिए, वजह भी होनी चाहिए, वो वजह रीजनेबल भी होनी चाहिए, और वो स्पाउस से आनी चाहिए। और ऐसे ही कंसेंट भी स्पाउस के बारे में होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसा आपने देखा कि हस्बैंड हैड द इक्वल रोल टू प्ले इन द सिचुएशन की वो वाइफ वापस नहीं आई, तो हम नहीं बोल सकते। और जहां तक उसके जाने की बात है, क्योंकि वो शादी अटेंड करने गई थी, तो हम ये भी नहीं बोल सकते कि वो गई थी इस इंटेंशन के साथ कि वो कभी वापस नहीं आई। तो ना ही इंटेंशन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, और ना ही रीजनेबल कॉज वाली सिचुएशन आ रही है, क्योंकि उसके पास रीजनेबल कॉज है, और कहीं ना कहीं कंसेंट भी है, क्योंकि उसने खुद आने से मना किया, खुद आने से मना किया अपनी पत्नी से। अब तो उसके पिता को चिट्ठी लिखे और शुरू करने के लिए डिजर्शन को वो परमानेंट फोर्सिंग वाली इंटेंशन नहीं है। तो ऑन बोथ ग्राउंड्स इस केस में तो डिजर्शन प्रूव नहीं हो पाया। पर आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग गया कि डिजर्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको इतने हल्के में ना ले जितने हल्के में हम आमतौर पर डिजर्शन को ले लेते हैं। क्योंकि किताबों में ना पन्ने भर देते हैं क्रुएलिटी के ऊपर, क्रुएलिटी के ऊपर लिख देंगे 100 पन्ने, डिजर्शन पे लिखेंगे 2 पन्ने। भाई डिजर्शन इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। अगर उसके डीप में जाओ तो अगर उसको डिजर्शन पे बहुत अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, जो एकदम दिमाग खोल के रख देगा पढ़ने वाले का। बट भैया हम बंधे हुए हैं, रेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है। बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे को, क्या लिखा है, व्हाट डज एडल्ट नॉट मैटर फॉर दिस सिचुएशन। दोबारा रीटाइप करने की कोशिश करो। अच्छा मुझे बताओ कि आज हमने जो केसेस पढ़े हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, कांसेप्ट ऑफ मेंटल क्रुएलिटी, एंड फाइनली दिस डिजर्शन, समझ में आया सभी लोगों को? आर यू ऑल क्लियर सो फार? एडल्ट्री वाइफ वाइफ वाली ग्राउंड पे उसने मांगा नहीं ना बच्चे। अगर उस पे मांगता तो उसको प्रूव करना पड़ता। देखो, ग्राउंड को क्लेम करना इज वन थिंग एंड सेटिस्फाइंग इज द अदर। एडल्ट्री को प्रूव करना, अरे भाई, ओहो, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड, ठीक है। तो मुश्किल है, आई थिंक